नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बायो ऑफ बाई वीरेंद्र सर पर। दोस्तों, हमने 14वें लेसन के बायो चिप्स तक का अध्ययन कर लिया था। इससे आगे के टॉपिक के बारे में इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। जो साथी नए जुड़े हैं वे हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। हाँ जी, बायो चिप्स अपन ने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे जीन चिप्स। जीन चिप, हाँ जी, ये एक प्रकार की सूक्ष्म चिप्स होती हैं। आकार में कैसी होती हैं? सूक्ष्म चिप होती है। ये आकार में सूक्ष्म चिप होती हैं जिन पर डीएनए द्विकुंडली, जैसे अपन ने डीएनए किस रूप में होता है? द्विकुंडली के रूप में। तो द्विकुंडली का आधा हिस्सा बनाने वाली जो अन्वेषी डीएनए के बिंदु हैं वो इस जीन चिप के ऊपर चिपके रहते हैं। यानी इस जीन चिप के ऊपर, जैसे ये जीन चिप है, इसके ऊपर ये डीएनए की आधा कुंडली को बनाने वाले बिंदु इस तरह से ये चिपके रहते हैं जीन चिप के ऊपर। इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के नमूनों के परीक्षण में किया जाता है। ये जो जीन चिप हैं ये कई प्रकार के होते हैं। जैसे हम पहला लें डीएनए बायो चिप्स। डीएनए बायो चिप्स यानी ये आकार में डाक टिकट से भी छोटे होते हैं। डाक टिकट होती है उससे भी छोटे होते हैं, जिनमें कांच के आवरण पर 4 लाख छोटे छोटे कोष्ठक बने होते हैं। कांच के आवरण के ऊपर 4 लाख छोटे छोटे इस तरह से कोष्ठक बने होते हैं। प्रत्येक कोष्ठक में विभिन्न जीनों के एकल रज्जुक डीएनए अनुक्रम पाए जाते हैं। इन मतलब प्रत्येक छोटे छोटे खंड के अंदर विभिन्न जीनों के एकल रज्जुक डीएनए अनुक्रम पाए जाते हैं। डीएनए अनुक्रम पाए जाते हैं। दूसरे होते हैं प्रोटीन बायोचिप। प्रोटीन बायोचिप ये ये मापने की एक तकनीक है। यानी आमापन की एक तकनीक है जो विलयन में पाए जाने वाले लक्ष्य अणुओं व स्थिर अणुओं में बनने वाले उत्पादों पर निर्भर करती है। प्रोटीन जो बायोचिप्स हैं इनका उपयोग न्यूक्लिक अम्लों जो न्यूक्लिक अम्लों की प्रोटीन होती है, संलग्न ग्राही होते हैं, संलग्न ग्राही प्रोटीन और औषध प्रोटीन के मध्य अन्योन क्रिया के लिए प्रोटीन बायोचिप काम में ली जाती हैं। प्रोटीन जो बायोचिप है इसका एक सामान्य उदाहरण हम एग्जाम्पल लें तो एंटीबॉडी बायोचिप। एंटीबॉडी जो बायोचिप्स होती हैं वो एक प्रकार की प्रोटीन बायोचिप्स होती हैं। यानी जो एंटीबॉडी जो होती हैं वो क्या होती हैं? प्रोटीन होती हैं और उनके ऊपर कोडोन लिखे होते हैं जो क्या करती हैं? रोगाणुओं को नष्ट करने का काम करती हैं। तो जीन चिप अपन ने 2 प्रकार के पढ़ लिए, डीएनए और प्रोटीन बायोचिप्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बायोफिल्म।
बायोफिल्म। जी, ये एक प्रकार के सूक्ष्म जैविक कोशिकाओं के समुच्चय हैं। छोटी छोटी जो कोशिकाएं हैं उनके समुच्चय होते हैं। बायोफिल्म क्या है? सूक्ष्म जैविक कोशिकाओं के समुच्चय हैं जो पॉलीसैकेराइड से बनी अधात्री से ढके होते हैं। ये पॉलीसैकेराइड यानी शर्करा, जो पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड उसकी अधात्री से ढके रहते हैं। बायोफिल्म सूक्ष्म जैविक कोशिकाओं व बाह्य कोशिक बहुलक पदार्थों द्वारा बनी होती है। इनका उपयोग अपशिष्ट जल उपचार किसमें होता है? इनका उपयोग अपशिष्ट जल उपचार, जल की गुणवत्ता में अचानक परिवर्तन, जल की गुणवत्ता में अचानक जो परिवर्तन होते हैं उनके अध्ययन के अंदर बायोफिल्म काम में लिए जाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे बायोफिल्म क्या है तो आप क्या कहोगे? बायोफिल्म सूक्ष्म जैविक जो कोशिकाएं हैं उनका एक समुच्चय का मतलब समूह होता है जो पॉलीसैकेराइड से बनी अधात्री से ढके होते हैं। इनका उपयोग अपशिष्ट जल उपचार में और जल की गुणवत्ता में अचानक हुए परिवर्तन के अध्ययन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत में बायोटेक्नोलॉजी या भारत में जैव प्रौद्योगिकी। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में जैव प्रौद्योगिकी, भारत के अंदर जैव प्रौद्योगिकी यानी जैव प्रौद्योगिकी का मानव कल्याण के महत्व को देखते हुए, यानी जैव प्रौद्योगिकी मानव के कल्याण हेतु काम में ली जाती है। इसके महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने 1982 में राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड, राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड, बोले तो NBTB, नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड, नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड की स्थापना की। अगर आपसे कोई पूछे NBTB या राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड की स्थापना कब हुई तो 1982 में। बाद में इसी बोर्ड को 1986 में स्वतंत्र रूप से जैव प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग BTD, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की स्थापना की गई। वर्तमान में भारत में जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के रूप में कई संस्थाएं काम कर रही हैं। जैसे हम बात करें राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान, ये बेंगलोर के अंदर है। बेंगलोर में कौन सी है? भारतीय विज्ञान संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान बायोटेक की। एक मदुरई में है, मदुरई कामराज विश्वविद्यालय, मदुरई कामराज विश्वविद्यालय, जो किसके रूप में काम कर रहा है? बायोटेक के रूप में काम कर रहा है। बोस संस्थान ये कोलकाता में है। इसके अलावा
JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली, जिसमें भी बायोटेक डिपार्टमेंट चलता है। इसके अलावा DU दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये भी दिल्ली के अंदर है। पूना विश्वविद्यालय, ये पूना के अंदर है, जो बायोटेक के क्षेत्र में काम कर रही है। इसके अलावा IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये नई दिल्ली में है, जो भी बायोटेक के क्षेत्र में काम कर रही है। तो ये कुछ मुख्य संस्थाएं थी जो बायोटेक के क्षेत्र में भारत के अंदर अपना योगदान दे रही हैं। भारत में जैव प्रौद्योगिकी विभाग है, उसके द्वारा जनन द्रव्य संरक्षण व पुनः स्थापन हेतु कई योजनाएं चलाई गई हैं। यानी जनन द्रव्य के संरक्षण हेतु, जैसे भारत में जनन द्रव्य का संरक्षण NBPGR द्वारा किया जाता है। ये NBPGR कहाँ पे है? नई दिल्ली के अंदर। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में जनन द्रव्य का संरक्षण कौन करता है, तो आप क्या कहोगे? NBPGR। इसका फुल फॉर्म है नेशनल, यानी राष्ट्रीय पादप, नेशनल ब्यूरो प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संपदा ब्यूरो। नेशनल, इंग्लिश में हो जाएगा नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। कहाँ पे? ये नई दिल्ली में, जो क्या करती है? जनन द्रव्य का संरक्षण। क्या करती है? जनन द्रव्य संरक्षण करने का काम करती है। जनन द्रव्य संरक्षण करने का काम करती है। इसके अलावा राष्ट्रीय पादप उत्तक संवर्धन आधान सुविधा, राष्ट्रीय पादप ऊतक संवर्धन आधान सुविधा, ये एक संस्था और है जिसे हम NFPTCR बोलते हैं। NFPTCR, हाँ जी, ये संस्था क्या काम करती है? पादपों के जनन द्रव्य का संरक्षण करती है। ये वाली है, ये फसलों के जनन द्रव्य का, क्लोनीय फसलों के जनन द्रव्य का संरक्षण करती है। और ये वाली है, ये औषधीय और एरोमेटिक पादपों के जनन द्रव्य का संरक्षण करती है। ये दोनों संस्थाएं क्या काम करती हैं? जनन द्रव्य के संरक्षण का कार्य करती हैं। केंद्रीय औषध एवं एरोमेटिक पादप संस्थान लखनऊ तथा उष्ण कटिबंधीय वानस्पतिक उद्यान एवं अनुसंधान संस्थान त्रिवेंद्रम में भी औषधीय व एरोमेटिक पादपों का संग्रह किया जाता है। कौन कौन से में? एक तो केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, ये लखनऊ में, और दूसरी है त्रिवेंद्रम में, जिसको उष्ण कटिबंधीय वानस्पतिक उद्यान
वानस्पतिक उद्यान व अनुसंधान संस्थान त्रिवेंद्रम इनके द्वारा भी क्या किया जाता है, इन दोनों संस्थाओं के द्वारा भी औषधीय व एरोमेटिक पादपों का संग्रह किया जाता है, या उनके जनन द्रव्य का, पादपों के जनन द्रव्य का संग्रह किया जाता है हाँ जी। एनबीपीजीआर नई दिल्ली में जीन बैंकों की स्थापना भी की गई है। ये एनबीपीजीआर नई दिल्ली है, इसके अंदर जीन बैंक की स्थापना भी की गई है, जहाँ पे विभिन्न जो पादप हैं उनके जीनों को सुरक्षित रखा जाता है। राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र जो केरल तिरुवनंतपुरम में है, उस और संयुक्त राष्ट्र संघ के औद्योगिक विकास संगठन जिसको यूनिडो कहा जाता है, उसके द्वारा 1983 में नई दिल्ली के अंदर अंतर्राष्ट्रीय आनुवंशिक अभियांत्रिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की गई। अगर आपसे कोई पूछे यूनिडो क्या है, राष्ट्रीय संघ के औद्योगिक विकास संस्थान UNIDO कि यूनिडो के द्वारा किसकी स्थापना की गई, तो आप क्या कहोगे, अंतरराष्ट्रीय आनुवांशिक अभियांत्रिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी केंद्र ICGEB की स्थापना की गई। कहाँ पे है ये संस्थान, नई दिल्ली में, नई दिल्ली के अंदर है। यहाँ पर भी विभिन्न पादपों के जनन द्रव्यों का संरक्षण किया जाता है या उनका संग्रह किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जैव प्रौद्योगिकी उद्यान। बायोटेक्नोलॉजी पार्क, जैव प्रौद्योगिकी उद्यान, बायोटेक्नोलॉजी गार्डन BTG, बायोटेक्नोलॉजी गार्डन या पार्क। भारत में अब तक 19 बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किए जा चुके हैं तथा 15 से अधिक स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं। ये तो अभी 19 जो बायोटेक्नोलॉजी पार्क हैं वो स्थापित किए जा चुके हैं और लगभग 15 स्थापित किए जाने हैं या प्रस्तावित हैं ये। इनमें से कुछ जो बायोटेक के पार्क हैं उनके बारे में अपन देख लेते हैं। बायोटेक पार्क लखनऊ, बायोटेक पार्क कहाँ पे है ये, लखनऊ में, लखनऊ यूपी। हैदराबाद बायोटेक पार्क, ये हैदराबाद में है। आंध्र प्रदेश हाँ जी। गोल्डन जुबली बायोटेक पार्क, गोल्डन जुबली कहाँ पे है, ये कांचीपुरम केरल, गुवाहाटी बायोटेक पार्क, गुवाहाटी बायोटेक पार्क, ये आसाम गुवाहाटी में है हाँ जी। बायोफार्मा IT पार्क,
बायो फार्मा आईटी पार्क, ये भुवनेश्वर में। इसके अलावा और भी बायोटेक के पार्क हैं जो मुख्य आपको ये बता दिए, बस इतने याद रख लोगे बहुत है। हाँ जी, जैव प्रौद्योगिकी के कार्य क्षेत्र एवं महत्व। अब ये जैव प्रौद्योगिकी है, जैव प्रौद्योगिकी के कार्य क्षेत्र व महत्व, यानी किस किस क्षेत्र में ये कार्य कर रही है और इसका क्या क्या महत्व है। पहला बायोटेक का हम कार्य क्षेत्र देखें तो पहला चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। हाँ जी, जैव प्रौद्योगिकी चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत उपयोगी है। इसकी सहायता से विभिन्न औषधियां जैसे होम्योलिन, मानव वृद्धि हार्मोन, विभिन्न प्रकार के टीके, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, जीन उपचार, खाद्य टीके आदि बनाए जाते हैं जिनका मानव कल्याण में उपयोग होता है। यानी इससे बहुत से प्रकार के टीके, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, विभिन्न प्रकार की औषधि और खाद्य टीके ये तैयार किए जाते हैं बायोटेक के द्वारा। दूसरा पादप जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, पादप जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, यानी जैव प्रौद्योगिकी है वो पादपों में गुणन, उसके संरक्षण, फसल सुधार आदि में काम में आती है। अगला देखें, जंतु जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, जंतु जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, यानी स्कॉटलैंड के जो वैज्ञानिक हैं इयान विल्मुट और सहयोगियों ने 6 वर्ष की आयु की एक भेड़ की स्तन कोशिका से, 6 वर्ष की एक आयु की भेड़ थी, उस भेड़ की स्तन कोशिका से किसने, इयान विल्मुट एवं उनके साथियों ने क्या किया, एक भेड़ की जो 6 वर्ष की थी उसकी स्तन कोशिका ली और स्तन कोशिका से पृथक केंद्रक का, ये जैसे स्तन कोशिका है इससे एक केंद्रक अलग कर लिया और इस केंद्रक को दूसरे जो भेड़ है उसके अंड, केंद्रक रहित अंड कोशिका, इस केंद्रक को, ये केंद्रक रहित अंड है, केंद्रक रहित अंड कोशिका के अंदर इस केंद्रक को स्थानांतरित करके क्या बनाई भाई, डोली नामक पहली भेड़ बनाई, जो क्या थी, पहला क्लोन था किसका, स्तनधारी का। यानी स्कॉटलैंड के जो वैज्ञानिक हैं इयान विल्मुट, इनके सहयोगियों ने क्या किया, एक 6 वर्ष की आयु की भेड़ की स्तन कोशिका से जो केंद्रक अलग किया, उस केंद्रक को केंद्रक रहित अंड कोशिका में स्थानांतरित करके कब, 5 जुलाई 1996 को डोली के रूप में पहला स्तनधारी क्लोन तैयार किया। यह डोली है, ये प्रथम स्तनधारी क्लोन है। पहला स्तनधारी क्लोन कौन है, डोली। इसके बाद इयान विल्मुट और उनके सहयोगियों ने इसकी घोषणा कब की, 22 फरवरी 1997 को इसकी घोषणा की। अब तक 20 से अधिक जंतुओं
के क्लोन तैयार किए जा चुके हैं। ये कब तैयार हो गई थी? 5 जुलाई को। और इसकी घोषणा कब की इन्होंने? 22 फरवरी 1997 को इसकी घोषणा की। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी है वो व्यावसायिक महत्व की सामग्री के उत्पादन में, व्यावसायिक महत्व की सामग्री के उत्पादन में, व्यावसायिक महत्व की सामग्री के उत्पादन में, यानी बायोटेक्नोलॉजी है वो विभिन्न महत्वपूर्ण उत्पाद जैसे अल्कोहल, एसीटोन, ग्लिसरॉल, कार्बनिक अम्ल, विटामिन, एंजाइम आदि के उत्पादन में काम में ली जाती है। इसके अलावा बायोटेक का उपयोग पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में, हाँ भाई, जीवाणुओं के चुने हुए प्रभेदों का उपयोग वाहित मल के उपचार में, किसके उपचार में क्या होता है? वाहित मल के उपचार में काम में आता है। उद्योगों से निकले विषैले पदार्थों के निस्तारण में, उद्योगों से निकले जो विषैले पदार्थ हैं, विषैले पदार्थों के निस्तारण में इसका उपयोग होता है। जैसे हम बात करें, एक वैज्ञानिक है आनंद मोहन चक्रवर्ती, इनके द्वारा स्यूडोमोनास प्यूटिडा एक जीवाणु खोजा गया। इस जीवाणु को अपन सुपर बग कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपर बग। इसका उपयोग है वह तेल प्रदूषकों के नियंत्रण में होता है। तेल प्रदूषण के नियंत्रण में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? सुपर बग का उपयोग किया जाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लें, जैव प्रौद्योगिकी की शाखाएं। जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी की शाखा कौन कौन सी हैं? ब्रांचेज जिनको कहा जाता है। हाँ भाई, पादप, एक तो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, दूसरी एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। इसके अलावा चिकित्सा बायोटेक्नोलॉजी, भोजन व पोषण बायोटेक्नोलॉजी, फूड एंड मिनरल्स, भोजन एवं पोषण बायोटेक्नोलॉजी। इसके अलावा समुद्री जैव बायोटेक्नोलॉजी, और भी कई इसकी शाखाएं हैं। मुख्यतः यही शाखाएं हैं। ये पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट जो पार्ट है उसके लिए हमारा अगला वीडियो देखें। धन्यवाद।